together, therefore released the OSI model in 1984. तो जो मैं आपको बोल रहा था वही बात यहाँ पे लिखी है कि जो भी हमारी प्रॉब्लम्स आती हैं, यानी कि ट्रबल शूट करना पड़ेगा नेटवर्क को, क्योंकि हमारा नेटवर्क इंक्रीज होता जा रहा है दिन पे दिन, ठीक है, कनेक्टिविटी बढ़ती चली जा रही है, तो उसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन जो आईएसओ है उसने एक मतलब नेटवर्क बहुत सारे स्कीम्स को रिसर्च किया और उसमें से एक जो ओएसआई था उसको स्टैंडर्डाइजेशन कर दिया कि ये एक हमारा जो ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल है ये हमारे नेटवर्क में थ्रू आउट द यूज होगा। ठीक है, तो ओएसआई मॉडल के बेस पे ही आपको बहुत सारे क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं इंटरव्यू में, और ओएसआई बेस के मॉडल पे बेस पे ही आपको जो एग्जाम में क्वेश्चन होते हैं वो भी बहुत सारे आते हैं, यानी कि जो रियल आपका ग्लोबल एग्जाम है उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो इसको आपको बहुत अच्छे से एटलीस्ट बेसिक तो बिल्कुल ही अच्छे से याद रखना पड़ेगा इसका, चाहे आप उसको याद करो या उसको बार बार समझ के याद करो, बट समझना भी उतना ही जरूरी है जितना इसको लेयर्स को याद रखना जरूरी है। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका ओएसआई मॉडल। तो ये चीज मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। आईएसओ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, ओएसआई हमारा मॉडल होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, और आईओएस होता है इंटरनेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है राउटर्स में, स्विचेस में और कोई भी डिवाइसेस में। ठीक है, आईएसओ क्रिएटेड द ओएसआई, तो ये सब मैं बता ही चुका हूँ आपको कि आईएसओ एक सर्टिफाइड मैकेनिज्म है, यानी कि ओएसआई हमारा सर्टिफाइड है बाय आईएसओ। ठीक है, तो एप्लीकेशन लेयर, देखो यहाँ पे भी लिखा था ओएसआई मॉडल विल बी यूज थ्रू आउट योर एंटायर नेटवर्किंग करियर, मेमोराइज इट, यानी याद रखना पड़ेगा इसको, आपको याद कर लो, राइट। तो पहली जो एप्लीकेशन लेयर है आपकी, दिस लेयर डील विद द नेटवर्किंग एप्लीकेशंस, जैसे यहाँ पर हम बात करते हैं ईमेल, वेब ब्राउजर्स, और भी बहुत सारे हैं एग्जांपल्स, हम सिर्फ यहाँ पर ईमेल्स और वेब ब्राउजर का एग्जांपल दिया है। तो जो आप ब्राउजर खोलते हो, चाहे वो मोजिला है, फायरफॉक्स है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, इंटरनेट एक्सप्लोरर या एक्सप्लोरर एज है, ठीक है, नया वाला, तो कोई भी ब्राउजर हो, या डक डक गो है ब्राउजर भी आता है आपका, बहुत सारे ब्राउजर्स हैं। तो वो जितने भी ब्राउजर्स हैं आपके, वो सारे के सारे कौन सी लेयर में फॉल करते हैं, एप्लीकेशन लेयर में। यानी कि अगर आप ब्राउजर में कुछ भी करते हो तो वो एक्चुअली में कहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, हमारा एप्लीकेशन लेयर में डेटा स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, और वहां पर यूजर डेटा होता है, यानी कि जो हमें चाहिए वो डेटा होता है, यानी कि उसको हम पीडीयू बोलते हैं। पीडीयू क्या होता है, प्रोटोकॉल डेटा यूनिट, यानी कि यहाँ पर हमारा डेटा की प्रोटोकॉल यूनिट क्या है, तो उसको हम यहाँ पर इसलिए यूजर डेटा बोलते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए इंटरव्यू में या फिर आपके एग्जाम में कि व्हाट इज द पीडीयू एट एप्लीकेशन लेयर, तो आप बोलोगे यूजर डेटा, बिकॉज यहाँ पर डेटा के साथ कुछ भी नहीं हो रहा है, डेटा एज इट इज आपका है। जो यूजर डेटा होता है, यानी कि डेटा के साथ आपने कोई भी एक्स्ट्रा चीजें ऐड नहीं करी हैं, उसको बताया नहीं कि कहाँ जाना है, क्या होना है, ठीक है, वो सब आपको कुछ भी नहीं बताया आपने। तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ यूजर डेटा इन एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर में उसको यूजर डेटा के नाम से बताया जाता है। ठीक है, और यहाँ पर मैंने एग्जांपल, जैसे ईमेल आपका, यानी कि जो आपका ईमेल चल रहा है, तो उसके देखो ईमेल के बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं। ठीक है, POP3 होता है, SMTP होता है, ठीक है, सिंपल मेल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। तो ये जो मैं अभी नाम ले रहा हूँ, POP3, SMTP, ये सब आपको याद रखने पड़ेंगे, बिकॉज दीज आर द प्रोटोकॉल्स, और आपको याद रखना पड़ेगा कि ये प्रोटोकॉल्स कौन सी लेयर में फॉल करते हैं। तो जैसे जैसे हम ओएसआई मॉडल की लेयर्स को और ज्यादा समझते जाएंगे, वैसे वैसे बहुत सारे प्रोटोकॉल्स के नाम लेते जाएंगे, और इन फ्यूचर भी जब हम कोई प्रोटोकॉल का नाम लेंगे तो हमें पता होना चाहिए, या फिर मैं बताऊंगा भी आपको साथ साथ कि वो प्रोटोकॉल कौन सी लेयर में फॉल कर रहा है। तो जैसे हमें पता होता है कि कौन सी डिवाइस, नेटवर्क डिवाइस कौन सी लेयर में फॉल करती है, जैसे मैंने आपको बताया हब फिजिकल लेयर की डिवाइस होती है, और आपका जो स्विच है वो डेटा लिंक लेयर का डिवाइस होता है, जो राउटर है वो नेटवर्क लेयर की डिवाइस है, और जो फायरवॉल है वो नेटवर्क लेयर की तो है ही है, साथ में वो एप्लीकेशन लेयर की भी डिवाइस हो सकती है, यानी लेयर 7 की भी डिवाइस हो सकती है। कैसे, क्योंकि वो बहुत सारी डीप इंस्पेक्शन करती है, इसलिए फायरवॉल भी वो वहां की भी हो सकती है, बट बेसिकली आपकी फायरवॉल नेटवर्क लेयर की डिवाइस है। तो जैसे वैसे जैसे हम डिवाइसेस को कैटेगराइज करते हैं कि कौन सी लेयर में फॉल करती हैं डिवाइसेस, सिमिलरली हम लोग अपने प्रोटोकॉल्स को कैटेगराइज करते हैं, यानी कि जो हम काम कर रहे हैं चाहे वो एप्लीकेशन बेस्ड हो, तो कुछ ना कुछ उसके पीछे प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल नंबर। तो यहाँ पे दो तीन चीजें हैं, एक होता है पोर्ट नंबर, एक होता है प्रोटोकॉल नंबर। तो पोर्ट नंबर मैं आपको अभी आगे भी बताऊंगा डिटेल में कि पोर्ट नंबर क्या होता है, और प्रोटोकॉल, तो प्रोटोकॉल नंबर तो आपका हो गया कि जिस प्रोटोकॉल पे वो काम कर रहा है। फॉर एग्जांपल अगर हम ईमेल की बात करें तो ईमेल एसएमटीपी पे काम करती है, तो एसएमटीपी का फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। ठीक है, एसएमटीपी आपका, उससे ईमेल चलती है। बेसिकली अगर हम बात करें एसएमटीपी प्रोटोकॉल, वो वैसे तो आपका
ट्रांसपोर्ट लेयर में काम करता है। लेकिन अगर एप्लीकेशन में होगा तो वो कहाँ पे ईमेल चला रहा है, वो एक्चुअली में कौन सी एप्लीकेशन चला रहा है, ईमेल चला रहा है। तो एसएमटीपी का पोर्ट नंबर पहले से रिजर्व्ड है, ठीक है। पोर्ट नंबर, प्रोटोकॉल नंबर उसका अलग होता है। प्रोटोकॉल नंबर हर प्रोटोकॉल का प्रोटोकॉल नंबर नहीं होता, किसी का पोर्ट नंबर होता है, किसी का प्रोटोकॉल नंबर भी होता है। तो प्रोटोकॉल्स बेसिकली अगर हम बात करेंगे तो प्रोटोकॉल्स हमारे एप्लीकेशन लेयर में नहीं काम करेंगे, प्रोटोकॉल हमारे कहाँ काम करेंगे, नेटवर्क लेयर में काम करेंगे, ठीक है। और पोर्ट नंबर हमारे कहाँ काम करेंगे, सारे एप्लीकेशन लेयर में काम करेंगे। तो जैसे अगर ईमेल की बात करें एसएमटीपी, तो उसका पोर्ट नंबर 25 होता है, 25। और वेब ब्राउजर की बात करें तो उसका पोर्ट नंबर बाय डिफॉल्ट होता है 80, वेब का www का 80, पोर्ट 80। और उसके बाद अगर सिक्योर है तो उसको हम HTTPS बोल देते हैं। HTTP का यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल का जो हमारा है वो 80 होता है। और HTTPS यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल आपका जो S है यानी सिक्योर, तो उसका वो प्रोटोकॉल नंबर होता है, वो सॉरी पोर्ट नंबर होता है 443, ठीक है। तो या फिर SSL का भी 443 है, सिक्योर सॉकेट लेयर। तो HTTPS SSL एक ही बात है स्पेसिफिकली देखा जाए तो, और उन दोनों का प्रोटोकॉल नंबर सॉरी पोर्ट नंबर, दोबारा गलत बोल रहा हूँ, पोर्ट नंबर 443 होता है। और ईमेल का SMTP प्रोटोकॉल यूज करते हैं तो वो होता है आपका पोर्ट नंबर 25 उसका, ठीक है, 25। तो ऐसे ही बहुत सारी चीजें हम देखेंगे। जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर डेटा के साथ कुछ हो नहीं रहा है एक्चुअली में। हम जब ब्राउजर में कोई चीज डालते हैं कि हमें google.com खोलना है या फिर हम कुछ भी ओपन करना है या फिर हम ईमेल किसी की बना रहे हैं, सेंड करना चाहते हैं उसको, तो ईमेल जो हम क्रिएट कर रहे हैं वो सब कहाँ हो रही है, एप्लीकेशन लेयर में। और वहां पर हमारा डेटा यानी PDU यूजर डेटा ही कहलाता है, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम नेक्स्ट लेयर की बात करें प्रेजेंटेशन की, तो आप देखोगे दिस लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रेजेंटिंग द डेटा इन द रिक्वायर्ड फॉर्मेट, ठीक है। तो इंक्रिप्शन, कंप्रेशन, डिक्रिप्शन वो सब कहाँ हो रही है, हमारी प्रेजेंटेशन लेयर में हो रही है। यानी कि किस टाइप का डेटा है, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बताया था आपको कि पेंट की फाइल है, PDF की फाइल है, डॉक की फाइल है, तो वो सारी क्या है। अभी एक्चुअली में क्या होता है कि यहाँ पर ना कोड फॉर्मेटिंग भी होती है आपकी, यानी कि ASCII कोड में है तो उसको कन्वर्ट करेगा, एबिडिक कोड में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। तो बाइनरी में लेके जाएगा उसके बाद उसको, तो वो एक्चुअली में किस कोड में या किस उसमें उसकी फॉर्मेटिंग हो रही है। यानी फॉर्मेटिंग स्पेसिफिकली बात करें तो कहाँ पे होती है, प्रेजेंटेशन लेयर में। तो आपको इसी टाइप से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि इंक्रिप्शन एंड कंप्रेशन हैपेंस इन विच लेयर, तो आपको बोलना है कि प्रेजेंटेशन लेयर में होती है। और यहाँ पर हमारा जो PDU है यानी प्रोटोकॉल डेटा यूनिट है, वो क्या नाम से बन गया अब, फॉर्मेट हो गया, वो फॉर्मेटेड डेटा हो गया, मतलब उसका एक टाइप बन चुका है डेटा का। तो उसको हम फॉर्मेटेड डेटा बोल रहे हैं। पहले क्या था, वो नॉर्मल यूजर डेटा था एप्लीकेशन लेयर में, बट प्रेजेंटेशन लेयर में आने के बाद उसका क्या हो गया, उसको एक नाम दे दिया गया कि किस टाइप का डेटा है वो, ठीक है। तो वो आपका बन गया फॉर्मेटेड डेटा, ठीक है। तो कहने का मतलब आपके पास कुछ फाइल्स पड़ी थी मान लो एप्लीकेशन लेयर में, यानी आपके घर में मान लो कोई फाइल्स पड़ी थी और आपको पता नहीं किस चीज की फाइल है, लेकिन आपने उसे खोला, पढ़ा और आपने बोला अरे ये तो कॉमिक है या ये तो आपका कुछ स्पेसिफिक साइंस की बुक है। तो आप कैटेगराइज कर चुके हो उसको, इसको आपने एक फॉर्मेट दे दिया कि वो किस टाइप की चीज है, किस टाइप का डेटा है। तो वो कहाँ पे हो गया, प्रेजेंटेशन लेयर में। प्रेजेंटेशन लेयर में आपका डेटा क्या हो गया, फॉर्मेटेड डेटा कहलाने लगा। तो PDU अगर आपसे पूछेगा कि PDU क्या होता है प्रेजेंटेशन लेयर में, यानी प्रोटोकॉल डेटा यूनिट क्या होता है प्रेजेंटेशन लेयर में, देन यू हैव टू से इट इज फॉर्मेटेड डेटा, क्योंकि डेटा को फॉर्मेट कर दिया गया है, किसी फॉर्म में बदल दिया गया है कि किस टाइप का डेटा वो है। सेशन लेयर की बात करें तो दिस लेयर establishes, manages and terminates the session between two communicating host। तो ये चीज मैंने आपको पहले भी बताई थी लास्ट टाइम की। यहाँ पर क्या होता है, सेशन बनता है आपका, ठीक है। तो जब सेशन बन रहा है तो उससे डेटा का तो कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि डेटा ऊपर से आया जो एप्लीकेशन से प्रेजेंटेशन के पास, प्रेजेंटेशन ने उसे उसको फॉर्मेट कर दिया। अब सेशन लेयर डेटा के साथ कुछ नहीं कर रहा है। सेशन लेयर क्या कर रहा है, अपना सेशन बना रहा है। मान लो अगर आप कोई टीम व्यूअर यूज कर रहे हो तो वो क्या करेगा, इधर से उधर टीम व्यूअर की एप्लीकेशन के बीच में। अब ये सेशन किस चीज का बन रहा है, एप्लीकेशन का बन रहा है एक्चुअली में। जो एप्लीकेशन आप यूज कर रहे हो, जैसे अगर मैं SMTP यूज करता यानी ईमेल यूज करता तो उसका एक सेशन बनता अपना, जहां ईमेल जानी है। और वो उसका सेशन किसके साथ बनता, जो ईमेल का जो सर्वर होता उसके साथ, क्योंकि जब आप ईमेल लॉगिन करते हो तो आपका जो ईमेल का वेब सर्वर होता है उसके साथ एक सेशन बन जाता है, ठीक है। और जब आप वहां से सेंड करते हो तो आपके डेटा फिर वहां से आगे प्रक्रिया में OSI मॉडल के आगे थ्रू जाता है। बट यहाँ पर एप्लीकेशन लेयर में डेटा था, डेटा प्रेजेंटेशन में लेयर में आया तो पता लगा किस टाइप का डेटा है। उसके बाद सेशन लेयर में आपका यहाँ पर
सेशन बन गया दो एप्लीकेशन के बीच में कि भैया मैं तेरे को डेटा भेजने वाला हूं या मैं तेरे को कुछ सेंड करूंगा तो उसका रिस्पांस मुझे चाहिए, या एक सेशन बना दिया। और जब सेशन बनाने का काम सेशन लेयर कर रही है तो तोड़ने का काम भी यही करेगी। मैनेजेस टर्मिनेट का से मतलब है तोड़ना, एस्टेब्लिश का मतलब है बनाना। तो दो होस्ट के बीच में, यानी दो होस्ट कोई भी हो सकता है, आपकी एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन, आपकी मशीन टू मशीन, ठीक है। अगर हम कोई लोकल जैसे आरडीपी यूज कर रहे हैं तो आपकी मशीन टू मशीन हुआ वो सेशन, ठीक है। तो अगर आप कोई मेल भेज रहे हो तो वो आपके सर्वर तक हुआ आपका सेशन। तो इस तरीके से आपका जो सेशन बनेगा वो सेशन लेयर ध्यान रखेगी। यानी कि सर क्लाइंट का सॉफ्टवेयर हो गया, यूजर डेटा हो गया, यूज फॉर लॉगिंग हो गया, लॉगिंग डेटा हो गया। तो यहाँ पर भी डेटा के साथ कुछ नहीं हुआ, यहाँ पर डेटा क्या कहलाएगा आपका, फॉर्मेटेड डेटा ही कहलाएगा। तो अगर कोई पूछता है कि पीडीयू क्या होता है सेशन लेयर में, तो भी वो क्या है, फॉर्मेटेड डेटा ही है, ठीक है। sir, one doubt. बोलो। In this session layer, it is establishing connection with the host, right? हम्म। So it is when it is establishing connection without an IP, it is trying to establish connection with host. Huh? बेसिकली इट रिक्वायर्स आईपी इटसेल्फ, ठीक है। वो नीचे वाली लेयर में होगा, बट इस लेयर का क्या काम है वो यहाँ पर बताया जा रहा है, ठीक है। बिना आईपी के तो काम करेगा नहीं कुछ। Without, yes, sir. हाँ, Without IP, how can we हाँ, access? विदाउट आईपी या विदाउट मैक एड्रेस वो तो काम करेगा नहीं। फिजिकल और आपका लॉजिकल एड्रेस तो जरूरी है, लॉजिकल और फिजिकल एड्रेस के बिना तो कुछ नहीं होगा। बट इस लेयर का काम क्या है स्पेसिफिकली, हम वो जानने की कोशिश कर रहे हैं। Yes, sir. बेसिकली देखो, बेसिकली तो If- ये सारी लेयर्स को कंप्लीट होने के बाद ही हमारा कनेक्टिविटी पूरा होता है। अगर इनमें से अगर आधा अधूरा होगा तो कोई भी काम नहीं बनेगा, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे देखो, अभी थोड़ा आपको होल्ड रखना पड़ेगा चीजों को, क्योंकि जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ वो आपको अभी होल्ड करना है। और अभी आपको थोड़ा सा यहाँ पर समझते चले जाना है, बिकॉज ओएसआई मॉडल अच्छों की समझ में नहीं आया। जो जिसको इंटरव्यू देने भी जाओगे ना, उनको भी ढंग से ओएसआई मॉडल नहीं आता, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ट्रबल शूटिंग करने का बहुत अच्छा तरीका है, लेकिन अगर आपको बेसिक इसको क्लियर करना है तो इस ओएसआई मॉडल के ऊपर मैं 3 महीने निकाल सकता हूँ अगर चाहूँ तो, लेकिन वो मतलब नहीं है ना यहाँ पर। तो हाँ, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, तो आपको थोड़ा धैर्य रख के समझनी पड़ेंगी, क्योंकि आगे आगे के इनके जो थ्रेड्स हैं वो खुल जाएंगे, तब आपको समझ आ जाएगा, अच्छा वो यहाँ से कनेक्ट हो गया ये, अच्छा हम इसकी बात करना चाह रहे थे। तो थोड़ा सा आपको रोक के भी रखनी पड़ेंगी चीजें। तो होल्ड योर हॉर्सेस, थोड़ा समझो, और मैं आपको वीडियोस भी दिखाऊंगा ताकि आपको और अच्छे yes, से। sir. Sir, nothing but right now it is just trying to establish a connection, right? करेक्ट, जस्ट अंडरस्टैंड दैट। Okay. And one more thing, when I open the bank account, like after some time, it's automatically log out, like that type of करेक्ट maintain the session. करेक्ट। ये एक और एग्जांपल है आपका कि जैसे मान लो अगर आप कोई भी अपनी वेबसाइट खोलते हो या कुछ करते हो, तो आपका बैंक अकाउंट की लॉगिन करते हो, तो आपका एक सेशन बन जाता है आपके सर्वर तक। वो सेशन ब्रेक होने के लिए कई बार लिखा होता है कि इतनी देर में ऑटोमेटिक लॉग आउट हो जाता है, या तो ठीक है, क्योंकि आपका ये सिक्योर्ड कनेक्शन होता है ताकि आपका कोई और हैक ना कर सके। तो वो भी एक एग्जाम्पल है यहाँ, ठीक है। सेशन बनाना मतलब एक, जैसे मैंने बोला कि एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन, ब्राउजर टू ब्राउजर, ब्राउजर टू सर्वर। क्योंकि जो सर्वर, क्योंकि ब्राउजर के पीछे क्या है, एक एप्लीकेशन चल रही है जिसके थ्रू आपने, यानी वेबसाइट चल रही है, वो वेबसाइट किसी सर्वर पे होस्ट होगी, सर्वर के साथ सेशन बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो उसको बोलते हैं यहाँ पर। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पर पीडीयू का ध्यान रखना, क्योंकि आपसे क्वेश्चंस में हमेशा ये भी पूछा जाएगा कि पीडीयू क्या होता है कौन सी लेयर पे। तो पीडीयू एप्लीकेशन लेयर पे क्या होता है, यूजर डेटा। प्रेजेंटेशन पे क्या होता है, फॉर्मेटेड डेटा। सेशन लेयर पे क्या होता है, फॉर्मेटेड डेटा। क्यों, क्योंकि सेशन लेयर कुछ करती नहीं डेटा के साथ, उसका काम तो सेशन बनाने का है, ठीक है। अब उसके आगे हम बढ़ते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर के पास। तो ट्रांसपोर्ट लेयर बोल रही है, दिस लेयर ब्रेक्स अप द डेटा फ्रॉम द सेंडिंग होस्ट एंड देन रिजेंबल्स इट इन द रिसीवर। It is also used to ensure reliable data transport across the network। और यहाँ पर पीडीयू क्या कहलाता है, सेगमेंट्स। तो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था फ्राइडे को कि ट्रांसपोर्ट लेयर क्या है, यूडीपी, टीसीपी, यूडीपी, है ना। तो टीसीपी यूडीपी जो प्रोटोकॉल्स हैं वो ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम करते हैं। तो जैसे जो हमारा टीसीपी प्रोटोकॉल है वो कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है। कनेक्शन ओरिएंटेड का मतलब जिसका एक्नॉलेजमेंट मुझे आएगा। और कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल कौन सा है हमारा, यूडीपी, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, ठीक है। टीसीपी मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो ये जो दो प्रोटोकॉल हैं स्पेसिफिकली ट्रांसपोर्ट लेयर पे सबसे ज्यादा काम करते हैं। और इसका काम क्या होता है, कनेक्शन को, जो भी हमारा जो पैकेट है उसको रिलायबली भेजना या अनरिलायबली भेजना। दो ही तरीके हो सकते हैं कि मैंने भेज दिया, पहुंचा नहीं पहुंचा, ठीक है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। जैसे अगर आप डाक देखो, पहले हम लोग वो पोस्ट ऑफिस में डाल के आते थे, वो पहुंचा नहीं पहुंचा, आपके पास कोई लेटर तो नहीं आता ना कि आपका ये लेटर पहुंच चुका है। वो तो आपका बंदा ही बताता है फोन करके कि हाँ यार आपका लेटर मिला था मुझे, ठीक है। लेकिन आपको वैसे ही कुछ नहीं पता लगता।
कि आपका लेटर पहुंचा नहीं पहुंचा। लेकिन वहीं आप कोरियर की बात करो अगर, तो आप जब कोरियर करते हो तो आपको मैसेज आ जाता है कि आपका जो कोरियर है वो वहां डेस्टिनेशन पे पहुंच भी चुका है, रिसीव हो चुका है ऑलरेडी। तो वो हो गया हमारा टीसीपी। ठीक है, क्योंकि वो कनेक्शन ओरिएंटेड यानी रिलायबल कनेक्शन है, यानी कि जिस पैकेट की एक्नॉलेजमेंट आए वो हमारा रिलायबल, जिस पैकेट की कोई एक्नॉलेजमेंट ना आए वो हमारा अनरिलायबल। अब इन दोनों का ही काम रिक्वायरमेंट है, क्योंकि कुछ पैकेट्स ऐसे मुझे भेजने हैं कि वो भेजने हैं, आए ना गए नहीं गए मुझे इससे कोई लेना देना नहीं, नेटवर्क के अंदर की बात कर रहा हूँ कि कुछ पैकेट ऐसे हैं जो मुझे सिर्फ भेजने हैं, उनका मेरे को रिसीव नहीं करना है कि रिसीविंग हुई नहीं हुई। लेकिन कुछ पैकेट्स ऐसे हैं जिनकी मुझे ये भी पता होना चाहिए कि वो डिलीवरी यानी जो डेस्टिनेशन एंड है उसके ऊपर रिसीव हुआ भी कि नहीं हुआ। तो वो क्या होगा आपका यहाँ पर टीसीपी होगा। तो टीसीपी मतलब आपका कोई भी ऐसा पैकेट जो आप भेज रहे हो उसकी हर पैकेट की एक्नॉलेजमेंट आएगी। और मैंने आपको बोला था कि ट्रांसपोर्ट लेयर में जब आपका एक पूरा का पूरा पैकेट जाएगा तो वो इकट्ठा तो जा नहीं सकता। मान लो 10 MB का साइज है या बड़ा पैकेट है या कुछ पैकेट है, तो कहने का मतलब अगर आप प्लेन में जाते हो तो प्लेन में भी क्या होता है कि जो प्लेन में आपका 7 किलो का लगेज ही अलाउड है ना, तो आप या तो दो बना लो, 2 पैकेज बना लो, क्योंकि इतना बड़ा पैकेज उसके अंदर प्लेन के अंदर लेके भी नहीं जा सकते। अगर आपने बहुत ही बड़ी अटैची बना ली 7-8 किलो की तो वो भी वहां फंसेगी नहीं। तो आपको जो 2 छोटे छोटे बैग बनाने पड़ते हैं ताकि वो आपके उस प्लेन के अंदर आ जाए। ठीक है, क्योंकि बाकी लगेज तो आपका प्लेन के पीछे बैक साइड में जहां स्टोर होता है वहां पे जाएगा, है ना। और जहां पे सीट्स होती है वहां पे इतनी जगह होती नहीं लगेज रखने की। तो सिमिलरली यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर क्या है, हम लोग जितना जो पैकेज भेज रहे हैं उसको हम सेगमेंट्स में डिवाइड कर देंगे, यानी कि टुकड़ों में बांट देंगे। तो जैसे मैंने लास्ट टाइम बोला, सीक्वेंसिंग भी होती है, लेबलिंग भी होती है, कहने का मतलब कि कौन सा पैकेट कितने, क्योंकि आप भी क्या करते हो, मार्क करते हो ना कि मेरा है ये वाला बैग नंबर 1 बैग नंबर 2। तो उसी तरह की तरीके से जब आपका जो पैकेट्स हैं, जो डेटा है वो इधर से उधर जाएगा, तो ट्रांसपोर्ट लेयर का काम ये है कि भाई हर पैकेट के ऊपर एक तो छापा मारना यानी कि नंबरिंग करना, साथ में सीक्वेंसिंग क्या होती है वो हम और डिटेल में समझेंगे। ठीक है, सीक्वेंस का एक नंबर खुद का जनरेट करता है ये, है ना। जैसे मान लो एक एक पैकेट के ऊपर नंबर लगा दिया 101, एक पे लगा दिया 102, इसको पता लग रहा है कि मैंने 101 भेज दिया, अब 102 भेज रहा हूँ। ठीक है, और लेबल कर दिया उसको ताकि जब वो रिसीव होगा ना एंड पे, तब वो चेक कर लेगा कि अच्छा पहला दूसरा पांचवा छठा सातवां, यानी 10 आउट ऑफ 7 आए हैं, अभी 3 पैकेट आए नहीं। ठीक है, तो वो क्या होगा, टीसीपी यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर में काम करेगा और सेगमेंटेशन कर देगा पैकेट्स की, तोड़ देगा उसको ताकि हमारा पैकेट आसानी से इधर से उधर जा सके। और उसका जो एमटीयू होता है यहाँ पर, ठीक है, ये भी पूछा जाता है इंटरव्यू में, व्हाट इज द एमटीयू बाय डिफॉल्ट। तो बाय डिफॉल्ट एमटीयू साइज एक पैकेट का 1500 बाइट्स होता है, 1500 बाइट्स। ठीक है, तो एमटीयू मतलब मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट। तो अगर आपसे पूछता है कि व्हाट इज द एमटीयू ऑफ अ डिफॉल्ट पैकेट तो आप बोलोगे इट इज द 1500 बाइट, क्योंकि 1500 बाइट का ही एक पैकेट हो सकता है, उससे बड़ा हुआ तो वो हो सकता है कि आपका डेस्टिनेशन रिसीव ना करे। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पर आपका 1500 बाइट का पैकेट जो है वो ही जाएगा। और अगर आपके पास मान लो 5000 बाइट्स के पैकेट हैं तो वो 1500 में 3-4 पैकेट बन जाएंगे उसके, और वो ब्रेक कर देगा। कौन कर रहा है ये सब काम, ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर कौन से प्रोटोकॉल इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, 2 प्रोटोकॉल, कौन सा, टीसीपी और यूडीपी। अगर बिना एक्नॉलेजमेंट वाला ट्रैफिक भेजना है तो यूडीपी काम करेगा, क्योंकि यूडीपी हल्का होता है, मतलब उसमें कोई चीज एक्नॉलेजमेंट चाहिए ही नहीं हमको। तो बेसिकली देखो यहाँ पर क्या है कि डेटा तो आ रहा है ऊपर से, लेकिन उसके साथ ये सब काम भी लग रहा है ना, उसके साथ ये सब भी लग रहा है। मतलब आपने कहने का मतलब आपने चिट्ठी तो लिखी, उसके ऊपर स्टैंप भी लगेगी, उसके ऊपर ये भी लगेगा, उसके ऊपर वो भी लगेगा, है ना। तो सिमिलरली जब आप कोरियर भी करते हो तो उसके ऊपर एड्रेस भी लिखना पड़ेगा, उसके ऊपर आपको, अगर आपके पास 5-6 बॉक्स हैं तो उसके ऊपर लेबलिंग भी करनी पड़ेगी कि 6 बॉक्स में से पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है। ठीक है, वो सब काम आपको करना पड़ेगा क्योंकि डेटा तो उसके अंदर है, लेकिन उसके ऊपर आपने बहुत सारी चीजें अटैच कर दी है। ठीक है, कि ये डब्बा पहुंचे तो मुझे पता लगना चाहिए कि पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया, दूसरा पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया, तीसरा पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया। तो वो सब एक्नॉलेजमेंट आए, ये सब काम हो, वो सब कौन रिस्पॉन्सिबल है, ट्रांसपोर्ट लेयर रिस्पॉन्सिबल है। और अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द पीडीओ ऑन द ट्रांसपोर्ट लेयर, देन यू हैव टू से इट इज द सेगमेंट्स, यानी टुकड़े बोल सकते हो आप इसको। ठीक है, सेगमेंटेशन कर देता है यहाँ पर। तो बेसिकली अगर हम बिल्कुल नॉर्मल भाषा में समझें तो एप्लीकेशन लेयर में आपके एप्लीकेशन प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं, जैसे ईमेल, वेब ब्राउजिंग, है ना, एसएमटीपी, आपका एचटीटीपी, एचटीटीपीएस, वो सब आपके कहाँ यूज होते हैं, एप्लीकेशन लेयर में। प्रेजेंटेशन लेयर में आपकी
आपकी इंक्रिप्शन, कंप्रेशन या डेटा की फॉर्मेटिंग होती है आपकी। सेशन लेयर में सेगमेंटेशन हो जाती है आपकी, और सेशन लेयर में सेशन बन जाता है आपका, और ट्रांसपोर्ट लेयर में सेगमेंटेशन हो जाती है। ठीक है। उसके सर बाद पीडीओ में पी का फुल फॉर्म क्या है पीडीओ का? प्रोटोकॉल डेटा यूनिट। ओके सर। सर एक सर डाउट है। हमें पता कैसे पड़ेगी सर हम डाटा यूडीपी से भेजें या टीसीपी से? वो आपका जो एप्लीकेशन है वो डिसाइड करेगी। अच्छा, वो खुद डिसाइड करेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, यहाँ पर डीएनएस एप्लीकेशन यूज कर रहे हो आप, डोमेन नेम सर्विसेज, तो डीएनएस आपके टीसीपी और यूडीपी दोनों में काम कर सकती है। तो वो टीसीपी पे भी भेज सकती है, यूडीपी भी भेज सकती है। अगर मान लो आप एसएमटीपी पे काम कर रहे हो, तो एसएमटीपी हमेशा टीसीपी यूज करती है, तो वो टीसीपी पे जाएगा डेटा। तो वो एप्लीकेशन लेयर का काम है। देखो, सारा काम तो एप्लीकेशन लेयर ने इसलिए करना है क्योंकि जो हमने सॉफ्टवेयर बनाया है, जो बनाई है, वो तो एप्लीकेशन में हो रही है ना काम सारी। तो जिस टाइप से हमने सॉफ्टवेयर बनाया है, जिस चीज के लिए बनाया है, उसी के अंदर ये सारी चीज डिसाइड हो जाती है। ठीक है सर एक डाउट है। सर क्या हम खुद टीसीपी या फिर यूडीपी के लिए हम सेट कर सकते हैं डेटा को? नहीं, तो सिस्टम ऑटोमेटिक सेट करेगा वो? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है सर। इट डिपेंड्स ऑन द प्रोटोकॉल्स कि आपका प्रोटोकॉल्स, पोर्ट्स कौन सी यूज हो रही है, उसके हिसाब से वो प्री डिफाइंड है। ठीक है। तो उसके बाद अगर हम चलें, जैसे नेटवर्क लेयर पे क्या होगा, देखो, समटाइम आल्सो कॉल्ड एज अ सिस्को लेयर, यानी कि बिकॉज हमारा सारे जो नेटवर्किंग इक्विपमेंट्स हैं वो नेटवर्क लेयर पे काम करते हैं, तो इट मेक्स अ बेस्ट पाथ डिटर्मिनेशन, डिसीजन बेस्ड ऑन लॉजिकल एड्रेसिंग। ठीक है। पीडीयू क्या कहलाएगा? पैकेट्स। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सिंपल सी है, जो आपका राउटर है, यानी कि जो लेयर 3, यानी कि जो आपकी डिफरेंट नेटवर्क से कम्युनिकेट करने की जो शक्ति है, वो कहाँ पे हो रही है? नेटवर्क लेयर पे। और जो आपका आईपी एड्रेस यानी लॉजिकल एड्रेसिंग जुड़ रही है डेटा के साथ, देखो ऊपर से तो आ रहा था, आते 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 उसको पता लगा, अच्छा एप्लीकेशन से आया, अच्छा ये मेरे का पोर्ट नंबर है, प्रोटोकॉल नंबर है। उसके बाद प्रेजेंटेशन में आया, अच्छा मैं इस टाइप का फॉर्मेट में हूँ। फिर ट्रांसपोर्ट में आया, उसको बोला अच्छा मेरे इतने टुकड़े होके जाएंगे, मैं टीसीपी से जाऊंगा। उसके बाद नेटवर्क लेयर में आया तो पहुंचेगा, भैया मैं कौन से आईपी से जाऊंगा? तो बोलेगा मैं आईपी से कौन से जाऊंगा, मेरा आईपी ये है। तो ये कौन काम कर रहा है? आपका नेटवर्क लेयर। यानी कि जहां पे लॉजिकल एड्रेसिंग की बात आती है, वहां पे आईपी एड्रेस की बात आती है, वहां पे वो कौन सी लेयर रिस्पॉन्सिबल है? नेटवर्क लेयर। कहने का मतलब, अगर आपको आईपी में दिक्कत आ रही है तो आप कौन सी चीज चेक करोगे? नेटवर्क लेयर में चेक करोगे, उसके पैकेट को खोल के चेक करोगे कि क्या दिक्कत है स्पेसिफिकली। तो आईपी एड्रेसिंग ठीक से हुई है, नहीं हुई है, मास्किंग हुई है, नहीं हुई है, वो भी आईपी एड्रेसिंग के बारे में हम और डिटेल में पढ़ेंगे तो समझ आएगा आपको और ज्यादा। बट बेसिकली आपकी जो लॉजिकल एड्रेसिंग है, और साथ में यहाँ पे बेस्ट पाथ डिटर्मिनेशन का क्या मतलब है? क्योंकि जो हमारा राउटर है वो डिसाइड करता है कि बेस्ट रास्ता कौन सा है। फॉर एग्जांपल आप दिल्ली में बैठे हो, आपको कहीं पुणे जाना है, तो आपके पास 5-6 रास्ते हैं, या 5-6 तरीके भी हो सकते हैं। वो मान लो आपको प्लेन से जाना है, आपको पैदल जाना है, आपको गाड़ी से जाना है, आपको हेलीकॉप्टर से जाना है, XYZ किसी भी चीज से। या फिर आप बोल सकते हो आपको एक ही दिल्ली से ही जाने के बहुत सारे रास्ते हैं, एक वाया आपका बेंगलोर होके जाता है, एक आपका कोई और जगह से होके जाता है, कोई बेंगलोर बॉम्बे से होके जाता है। तो डिपेंड करता है कि आपके कौन से रास्ते से जाना है और कौन सा बेस्ट पाथ बनेगा। तो वो कौन डिसाइड करेगा? नेटवर्क लेयर में बैठ के डिवाइसेस डिसाइड करेंगी। लेकिन वो कौन सी लेयर में डिसाइड होता है? बेस्ट पाथ डिटर्मिनेशन, यानी बेस्ट पाथ कौन डिसाइड करता है, कौन सी लेयर में डिसाइड होता है? वो नेटवर्क लेयर में आपका बेस्ट पाथ यानी बेस्ट रास्ता डिसाइड होता है। और नेटवर्क लेयर रिस्पॉन्सिबल होती है हमेशा डिफरेंट नेटवर्क या सेम नेटवर्क में कम्युनिकेशन कराने की। ठीक है। क्योंकि राउटर जो है हमारा नेटवर्क लेयर पे काम करता है, और राउटर एक ऐसा डिवाइस है जो डिफरेंट नेटवर्क को भी कम्युनिकेट कराता है। हालांकि डिफरेंट नेटवर्क कम्युनिकेट कराने में नेटवर्क लेयर का कोई काम नहीं है, मतलब क्योंकि डिफरेंट लेयर जो डिफरेंट जो नेटवर्क्स हैं आपके, वो हमारा कौन कराएगा? राउटिंग के प्रोटोकॉल्स, यानी राउटर पे चलने वाले कुछ प्रोटोकॉल्स होंगे जो ये काम करा के देंगे हमारे को कि डिफरेंट नेटवर्क में कैसे पहुंचे। लेकिन रास्ता डिसाइड कैसे होगा, वो सब काम कैसे होगा, वो नेटवर्क लेयर में। तो नेटवर्क लेयर के बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं, है ना, जो कहाँ पे चलते हैं? राउटर पे चलते हैं। तो वो प्रोटोकॉल्स हैं यहाँ पे जैसे मैंने बोला, हर लेयर में कोई ना कोई प्रोटोकॉल, पोर्ट नंबर वो काम करेगा। तो वो नेटवर्क लेयर में हमारे पास प्रोटोकॉल्स हैं, वो हम पढ़ेंगे अभी आगे जब राउटिंग पढ़ेंगे। तो वो सारे काम कहाँ करेंगे? नेटवर्क लेयर में। और पीडीयू यहाँ पे क्या कहलाएगा? पैकेट्स। जब यहाँ पे लॉजिकल एड्रेसिंग हो जाती है तो हमारा पैकेट, हमारा जो डेटा है वो क्या बन जाता है? एक पैकेट बन जाता है। ठीक है। उसके बाद आपका जो डेटा लिंक लेयर है, दिस लेयर प्रोवाइड्स अ रिलायबल ट्रांजिट ऑफ डेटा अक्रॉस द फिजिकल लिंक। यानी कि ये ध्यान रखिएगा कि फिजिकल लेयर में जो डेटा जाने वाला है अभी, क्योंकि फिजिकल लेयर तो कहाँ है? नीचे है,
है ना। फिजिकल लेयर में जो डेटा है यानी तारों से जो डेटा इधर से उधर जाने वाला है वो सही सलामत पहुंच जाए, और उसका जो फिजिकल एड्रेस है, ठीक है, जिसको हम मैक एड्रेस भी बोलते हैं, मीडिया एक्सेस कंट्रोल, जो 48 बिट का होता है, हमने देखा था, है ना। और हमारा जो ये मैक एड्रेस है ये डेटा लिंक लेयर में काम करता है, यानी कि यहाँ पर क्या अटैच हो जाता है डेटा के साथ, जो ऊपर से आया पीडीयू, यहाँ पर मैक एड्रेस अटैच हो गया। पहले तक हमारे पास देखो ऊपर से आते आते हमारा फॉर्मेटेड डेटा बना, उसके बाद टीसीपी यूडीपी में से कुछ जुड़ गया उसके साथ, उसके बाद नेटवर्क लेयर ने अपना आईपी जोड़ दिया उसके साथ। अब डेटा लिंक लेयर क्या जोड़ रही है, अपना मैक एड्रेस जोड़ रही है कि मैं मैक एड्रेस, ये मेरा मैक एड्रेस ये है, जहां जाना है उसका ये है, ठीक है, वो सारी चीजें जोड़ती चली जा रही है। तो ये जो मैक एड्रेस जुड़ा है और यहाँ पर जो पीडीयू बन जाता है, फिर उसको फ्रेम्स बोल देते हैं। जब एक डेटा के साथ आपका मैक एड्रेस भी जुड़ गया ऊपर से आते आते, तो वो आपका क्या कहलाएगा, यहाँ पर फ्रेम्स कहलाएगा स्पेसिफिकली, ठीक है। तो डेटा लिंक लेयर में क्या होता है, लॉजिक लिंक कंट्रोल होता है। लॉजिक लिंक कंट्रोल यानी एलएलसी। एलएलसी का मतलब क्या है, लॉजिक लिंक कंट्रोल। लॉजिक लिंक कंट्रोल का मतलब है कि जो लिंक है उसको कंट्रोल में रखता है, कि ऐसा तो नहीं मैं बहुत सारे पैकेट भेज दूं, कहीं कुछ पंगा ही ना हो जाए, है ना, तो सामने वाला रिसीव करे ना करे। तो फिजिकल लेयर के अंदर जो डेटा भेजना है उसकी जो खातिरदारी है वो कौन कर रहा है, डेटा लिंक लेयर कर रहा है, साथ में अपना मैक एड्रेस भी जोड़ करके उसके ऊपर रख रहा है। बाकी इसका कोई और काम नहीं है, यानी कि डेटा की एरर्स चेकिंग, सीक्वेंसिंग, वो सब काम ही यहाँ पे होता है। तो अगर आपके आगे एरर चेकिंग कहाँ होती है, तो आप बोल दो डेटा लिंक लेयर में होती है, ठीक है। आपका सीआरसी कहाँ काम करता है, साइक्लिक रिडंडेंसी चेकर, मतलब डेटा की इंटीग्रिटी चेक करता है, जो डेटा भेजा था वो सही से पहुंच रहा है ना, मतलब वही है ना, कहीं उसके साथ किसी ने कुछ चेंजेस तो नहीं कर दिए। तो उसकी जो ध्यान कौन रखता है, वो आपका डेटा लिंक लेयर रखता है, ठीक है। तो यहाँ पर डेटा लिंक लेयर क्या कहलाता है, आपका पीडीयू क्या कहलाता है, फ्रेम्स। नेटवर्क लेयर में पीडीयू क्या कहलाता है, पैकेट। ट्रांसपोर्ट लेयर में पीडीयू क्या कहलाता है, सेगमेंट। और उससे ऊपर सेशन लेयर और प्रेजेंटेशन में फॉर्मेटेड डेटा, और एप्लीकेशन लेयर में यूजर डेटा। तो ये क्या है, आपके पीडीयू में, यानी प्रोटोकॉल डेटा यूनिट कौन सी लेयर में क्या कहलाता है। भाई बेसिकली हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं पीडीयू से कि कौन सी लेयर में कौन सी क्या चीज होती है, ताकि हमें पता लगता रहे कि ये, अगर कोई बोलता है कि यार फ्रेम्स में दिक्कत आ रही, तो आप समझ जाओ कि डेटा लिंक लेयर में दिक्कत है। अगर कोई बोल रहा है कि नेटवर्क आईपी में आईपी एड्रेसिंग सही नहीं हो रही, आईपी नहीं पिंग हो रहा, इसका मतलब नेटवर्क लेयर में कहीं दिक्कत है, राउटिंग नहीं ठीक से हो रही, है ना। और अगर कोई बोल रहा है कि पैकेट जा तो रहे हैं बट उसका कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि पहुंचे नहीं पहुंचे, कोई रिसीविंग की कुछ नहीं आ रहा, तो ट्रांसपोर्ट लेयर में कोई दिक्कत है। तो इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं स्पेसिफिकली। यस आशुतोष। सर ये बोला था कि ये सीआरसी एरर अभी आपने जो टर्म बताया है, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताओ। करेक्ट तो थोड़ा सा सीआरसी का मतलब ये होता है कि जो आपका जो डेटा है उसकी इंटीग्रिटी चेक करना। मतलब मैंने आपको बोला हेलो हाउ आर यू, लेकिन आपके पास पहुंचा हेलो व्हाट आर यू, बट मैंने तो बोला ही नहीं हो हेलो व्हाट आर यू, मैंने बोला क्या, हेलो हाउ आर यू बोला। तो उसका जो ध्यान रखेगा ये कौन रखेगा, डेटा लिंक लेयर रखेगा, कि जो मैं भेज रहा हूँ उसका एक हैशिंग बना देगा, यानी कि उसकी करेक्शन कर देगा, उसका एक बना देगा कि हाँ ये कोड है। जब वो कोड सेम उसके पास पहुंचेगा तो उसको पता लगेगा कि अच्छा हाँ इसका कोड है। वो बोलेगा हाँ जो तूने भेजा था नंबर, वो प्रॉपर नंबर यही मिला है, बजाय कि उसके अंदर कोई छेड़खानी हुई हो, ठीक है। तो डेटा की जो, हाँ जी, जनरेट कब होती है सीआरसी एरर, बेसिकली जनरेट कब होती है और क्यों होती है? जनरेट नहीं होती बच्चे, जो डेटा होता है ना उसी के ऊपर जनरेट होती है। जैसे मान लो उसकी एक तरीके से इसको इंटीग्रिटी चेकर बोलते हैं, मतलब कहने का कि जो आपका जो डेटा भेजा गया है वो जो मैंने भेजा था वही है कि उसके अंदर कुछ चेंजेस हुए हैं। ओके तो नहीं सर, मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे चेंजेस होते हैं, अगर कोई मान लिया हम हेलो वर्ड बोले वहां पर रिसीव हुआ हेलो ओनली, ठीक है, तो इस कंडीशन को हम सीआरसी एरर बोल देते हैं आपके कहने अनुसार। सीआरसी एरर। करेक्ट, तो ऐसा क्या वहाँ पे हैपन होते हैं जिसकी वजह से हमारे कंप्लीट डेटा कोड बदल जाएगा उसका, जो एक्चुअली में जो कोड बना रहा है सीआरसी का वो चेंजेस हो जाएंगे। सर इसका कोई जैसे कम्युनिकेशन हम ट्रांसफर करते तो इसमें कोई ऑप्टिकल फाइबर से रिलेट हो सकता है क्या, मतलब होता है क्या रिलेशन इसमें? नहीं वो देखो है तो वो फिजिकल मीडिया का ना, फिजिकल मीडिया ने अगर वो कोड को एज इट इज, हाँ वो फिजिकल मीडिया में जाने के बाद हाँ तो वो जैसे आपने बताया ना कि जैसे डेटा लिंक लेयर पे फिजिकल लेयर पे हम आ रहे हैं,
तो क्या वहाँ पे कोई मतलब ऑप्टिकल फाइबर से रिलेट करता है ये? नहीं, सीआरसी बच्चे सब में होता है, लैन में भी होता है। ऐसा कुछ नहीं कि सीआरसी का मतलब सिर्फ फाइबर ऑप्टिक से कुछ लेना देना है, ऐसा कुछ नहीं। सर एक चीज पूछना था, ये जो सर डेटा का जो सर कैप्सुलेशन और इनकैप्सुलेशन होता है वो इसी डेटा लिंक लेयर पे होता है क्या? एनकैप्सुलेशन हाँ होता है, इसमें किस चीज टाइप का एनकैप्सुलेशन होता है आपका वो अलग होता है। वैसे बेसिक जो एनकैप्सुलेशन होता है आपका एनकैप्सुलेशन डी एनकैप्सुलेशन वो हमारा आपका प्रेजेंटेशन लेयर में भी होता है। तो एक्चुअली में ना इसमें कुछ कुछ चीजें ना कंफ्यूजिंग है, क्योंकि हर लेयर में उस टाइप का एनकैप्सुलेशन डी एनकैप्सुलेशन होता है। ठीक है, तो वो आपको समझ आएगा। बेसिकली एनकैप्सुलेशन का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ अटैचिंग हेडर। तो हेडर जो अटैच कर रहे हैं ना यहाँ पर हम लोग, यानी कि जैसे हमने इसको फॉर्मेटेड डेटा बना दिया, इसके साथ कुछ जुड़ गया टीसीपी के साथ, इसमें टीसीपी सॉरी ट्रांसपोर्ट लेयर में इसने टीसीपी यूडीपी लगा दिया तो उसका फिर वो हेडर जुड़ गया। नेटवर्क लेयर ने उसने आईपी का हेडर लगा दिया तो आईपी जुड़ गया, मैक का हेडर लगा दिया तो डेटा लिंक हो गया। तो ये सारे हेडर जुड़ने के प्रोसेस को एनकैप्सुलेशन कहा जाता है। जी सर, जी सर। और जब ये रिसीविंग एंड पे जाएंगे तो ये डी एनकैप्सुलेशन होगी। जी सर, जी सर। वो सारी चीजें चेक करेगा, अच्छा तेरा सोर्स आईपी मैक एड्रेस अच्छा ये था, ठीक है मेरे लिए है। फिर वो कहेगा डेस्टिनेशन आईपी मेरे लिए है, कहता है ना मेरे लिए, ठीक है जाने दो ऊपर। तो नेटवर्क लेयर पूछेगी अच्छा तेरा रास्ता यही है, पिंग ये आईपी यही है, सही है, कहता हाँ ठीक है आईपी भी। फिर ट्रांसपोर्ट लेयर पूछेगा तेने कितने पैकेट भेजे, कहता 5 पैकेट भेजे, कहता हाँ ठीक है सारे आ गए, ठीक है जान दो। सेशन लेयर कहेगा ठीक है भाई सेशन पूरा हो गया। फिर प्रेजेंटेशन लेयर अच्छा इस टाइप का डेटा है, ओके, कहेगा एप्लीकेशन को दे दो। तो इस तरीके से वहां पे उल्टा डी एनकैप्सुलेशन होगा फिर। जी सर, 1 to 7 हो जाएगा फिर वहां पे। करेक्ट, आपको फ्राइडे को बताया है ना। तो अब अगर हम फिजिकल लेयर की बात करें लास्ट वाली, तो फिजिकल लेयर में आप बोलोगे दिस इज द फिजिकल मीडिया थ्रू विच द डेटा रिप्रेजेंटेड एज इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स इज सेंड फ्रॉम द सोर्स होस्ट टू डेस्टिनेशन। ठीक है, तो जो भी कैट 5 कैट 6 कोएक्सियल फाइबर ऑप्टिक जो भी केबल होंगी, तो फिजिकल मीडिया अगर हमको बात कर रहा है कि व्हाट इज फिजिकल मीडिया, तो आप वहां पे बोलोगे फिजिकल मीडिया आपकी वायर्स होती हैं। आपका जो है हब भी फिजिकल मीडिया को में आता है वैसे स्पेसिफिकली, क्योंकि उसका खुद का कोई इंटेलिजेंस नहीं होता। ठीक है, और यहाँ पे बिट्स क्या पीडीयू क्या बन जाएगा, बिट्स, क्योंकि बिट्स और बाइट्स में आपका जो है डेटा कन्वर्ट हो जा रहा है। ठीक है, तो ये हमारा प्रोसेस है जब वो 7 to 1 आएगा, और जब ये 1 to 7 जाएगा तब भी ऐसे ही होगा। कहने का मतलब जो लास्ट टाइम आपको दिखाया था मैंने, और ये भी आपको बताया था कि हमेशा ओएसआई मॉडल हम कैसे डिफाइन करते हैं, जब दोनों तरफ कंप्यूटर बना हो और ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर डेटा हमारा मूव कर रहा हो, दैट इज कॉल्ड ओएसआई मॉडल। अकेला अपने आप में ओएसआई मॉडल नहीं है। कहने का मतलब 7 to 1 अगर हम बात करें तो कुछ नहीं है, दूसरी साइड में 7 to 1 और 1 to 7 इज कंप्लीट ओएसआई मॉडल। क्योंकि यहाँ पर जब पैकेट हमारा ऊपर से नीचे गया, रिसीविंग एंड पे फिजिकल लेयर में आएगा, 0-1 को कन्वर्ट करके वो सिग्नल्स में भेज देगा, फिर फिजिकल लेयर पकड़ लेगी उसको, यानी हमारा मैक एड्रेस सॉरी हमारा जो लैन कार्ड है उस पे आ जाएगा। लैन कार्ड कहेगा तेरा मैक एड्रेस क्या है, तो डेटा लिंक पे आ जाएगा। अगर वो मैक एड्रेस सही होगा तो वो नेटवर्क लेयर को भेज देगा। तो नेटवर्क लेयर कहेगी तुम्हारा आईपी क्या है, वो कहेगी ठीक है मेरा आईपी ये है, ठीक है, ऊपर भेज देगा ट्रांसपोर्ट लेयर को। वो बोलेगा तुमने टीसीपी यूज किया कि यूडीपी, कहता टीसीपी यूज किया था, अच्छा सारे पैकेट आ गए, कहता हाँ सारे पैकेट आ गए, ओके एक्नॉलेजमेंट भेज दो कि आ गए। ठीक है, फिर उसके बाद ट्रांसपोर्ट सॉरी सेशन लेयर पे जाएगा, सेशन लेयर कहेगा सारे पैकेट आ चुके हैं, सेशन काट दो। ठीक है, प्रेजेंटेशन लेयर चेक करेगी, फिर एप्लीकेशन लेयर उसको ले लेगी और आपके पास डेटा पहुंच जाएगा। तो ये सारा प्रोसेस जो है ये इन्हीं लेयर्स के थ्रू होते होते जा रहा है। बट हमें ये समझना है और डीप में कि कौन सी लेयर में और क्या क्या हो रहा है। ठीक है, जैसे अभी हमने एक ओवरव्यू समझा और लास्ट फ्राइडे को भी हमने ओवरव्यू समझा था विद द हेल्प ऑफ 2 कंप्यूटर्स डायग्राम जो हमने बनाया था। ठीक है, तो उसके हिसाब से अब इसको हम और भी डीप में समझते थोड़ा सा। ठीक है, तो इसका एक छोटा सा एग्जांपल था, वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। देखो ये जो होती है इसको हम आपको क्या बोलते हैं, एनकैप्सुलेशन प्रोसेस। ठीक है, अब जो डेटा था हमारा वो मान लो उसका नंबर हमने दे दिया कि डेटा के ऊपर लेयर 7 में H6 था, लेयर 6 में हमारा जो है ये आपका H5 हुआ। ठीक है, और लेयर 5 में हमारा H4 हुआ। ठीक है, लेयर 4 में हमारे पास जो ट्रांसपोर्ट लेयर H3 हुआ, डेटा लेयर 3 में H2 हुआ, H1 हुआ डेटा लिंक लेयर में, और उसको भेज दिया। तो H1 H2 H3 ये है स्पेसिफिकली क्या है, आपके मैक हेडर, आईपी हेडर, टीसीपी यूडीपी हेडर, ठीक है, फॉर्मेटेड का हेडर, वो सारे हेडर जुड़ते चले जाते हैं, यानी कि उसके साथ एक्स्ट्रा चीजें जुड़ती चली जाती हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ एनकैप्सुलेशन। ठीक है,
तो आपका अगर हम राउटर की बात करें, देखो पीसी से राउटर, जो ये राउटर्स है ना, इनको ऊपर वाली लेयर से कोई लेना देना नहीं। इनका काम कहाँ से शुरू होता है, क्योंकि जब पैकेट इसके पास आता है ये सीधा क्या देखता है, राउटर नेटवर्क लेयर में देखता है, कहता है अच्छा बेस्ट पाथ देखूं, अपना चेक करूं राउटिंग टेबल में, कहता है हाँ ये रास्ता है, तो ये रास्ता किधर से जाऊं, इधर से जाऊं कि इधर से जाऊं। कहने का मतलब जैसे एक्स नोड को वाई नोड के पास जाना है, बीच में बहुत सारे राउटर्स लगे हुए हैं, यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, तो ये चेक करेगा कि एक्स से लेकर वाई तक मुझे जब जाना है तो मैं कौन सी लेयर्स का इस्तेमाल करके यहाँ पर जाऊंगा। तो यहाँ पर अगर हम स्पेसिफिकली राउटर्स की बात करें तो राउटर हमारे 3 ही लेयर पे सबसे ज्यादा काम करते हैं, नेटवर्क, डेटा लिंक और फिजिकल, बिकॉज वो आपकी जो लॉजिकल जो आपकी एड्रेसिंग है और साथ में जो आपका पाथ डिटर्मिनेशन है वो कहाँ होगा, नेटवर्क लेयर में। और राउटर को क्या डिसाइड करना है, पाथ ही डिसाइड करना है कि कौन से रास्ते से पैकेट को भेजूं मैं। ठीक है, तो वो हो गया आपका इस लेयर में। ठीक है, तो यहां पर आपका ये समझ आ गया आपको। और जो ऊपर की लेयर है उसको हम पीयर टू पीयर भी लेयर बोल देते हैं बेसिकली। ठीक है, पीयर टू पीयर मतलब क्योंकि वो एप्लीकेशन से एप्लीकेशन तक का काम कर रही है, प्रेजेंटेशन अपना जो फॉर्मेटेड डेटा है यानी कि बताने का काम कर रहा है कि इस लेयर से उस लेयर में कैसे, यानी कि इस नोड से उस नोड पे कैसे मैं दिखाई दूंगा। और सेशन लेयर पे वो दोनों के बीच में सेशन बना रहा है। थोड़ा आपको मैं अभी एक वीडियो दिखाता हूँ। एक सेकंड। देखो जैसे अभी आपको मैं थोड़ा सा दोबारा से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये देखो ये डायग्राम है जैसे, ठीक है, तो इसको आप यहाँ पे देख सकते हो, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, एपी, पीडीयू आपका, ये तो अच्छा वही है, सिंपल चीज है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो पीडीयू क्या है, प्रोटोकॉल डेटा यूनिट। और प्रोटोकॉल का डेटा यूनिट कहाँ से लगना शुरू हो रहा है, टीसीपी हेडर, आईपी हेडर, मैक के अंदर मैक हेडर और एलएलसी हेडर, है ना। और एफसीएस का मतलब होता है वही फाइल चेकर सीक्वेंस या सीआरसी। और फिजिकल में क्या हो जाता है, बाइनरी। तो डेटा आया ऊपर से एप्लीकेशन से सेशन तक तो वो डेटा ही रहता है, मतलब फॉर्मेटेड डेटा में हो जाता है, बट हालांकि एक नेटवर्क डिवाइस के लिए तो वो डेटा ही रहता है। ऊपर से डेटा आया, ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर टीसीपी का हेडर या यूडीपी का हेडर जुड़ गया, नेटवर्क लेयर में आईपी का हेडर जुड़ गया, फ्रेम में यानी डेटा लिंक लेयर में एलएलसी मैक का हेडर जुड़ गया। ठीक है, और फिजिकल लेयर में वो 0101 में बदल गया आपका डेटा, यानी कि तार्किक फॉर्म में बदल गया। तो ये जो पीडीयूज हैं, प्रोटोकॉल डेटा यूनिट, सेगमेंट्स, पैकेट्स, फ्रेम्स और बिट्स। तो अगर हम इसको याद रखने का मकसद ये है हमारा, अगर हम बोलेंगे फ्रेम तो आपको ऑटोमेटिकली समझना है कि हम डेटा लिंक लेयर की बात कर रहे हैं। अगर हम बोलेंगे पैकेट तो आपको ऑटोमेटिकली समझ जाना है कि आपको नेटवर्क लेयर की बात हो रही है। अगर हम बोलेंगे सेगमेंट तो आपको ऑटोमेटिकली समझना है कि ट्रांसपोर्ट लेयर की बात हो रही है। और साथ में ये भी समझ सकते हो कि सेगमेंट का मतलब है कि जहां टीसीपी यूडीपी का हेडर जुड़ेगा, पैकेट का मतलब है आईपी हेडर जुड़ेगा, फ्रेम का मतलब है मैक और एलएलसी जुड़ेगा। तो ये सब आपको थोड़ा याद भी रखनी पड़ेंगी चीजें। ठीक है, जैसे और देखते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर इन्होंने प्रोटोकॉल डिफाइन करे हुए हैं। जैसे अगर हम नेटवर्क, ये जो एप्लीकेशन लेयर है, डीएनएस, एचटीटीपी, ईमेल, POP3, एसएमटीपी, टेलनेट, एफटीपी, टीएफटीपी, वो सब कहाँ काम करते हैं, एप्लीकेशन लेयर के प्रोटोकॉल्स हैं ये। प्रेजेंटेशन लेयर में, अब ये मैं अगर इनकी बताऊं, डीएनएस तो आपको पता ही है, डोमेन नेम सर्विसेज। ठीक है, और आपको ये एचटीटीपी बता दिया, डब्ल्यू वर्ल्ड वाइड वेब। वो P2 की P का मतलब होता है पॉइंट टू पॉइंट। ईमेल का मतलब एसएमटीपी या एसएनएमपी, सॉरी एसएमटीपी। POP3 टेलनेट का मतलब जो आपका रिमोट लेके देगा। एफटीपी मतलब फाइल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, जो फाइल को ट्रांसपोर्ट करेगा इस एप्लीकेशन, यानी इस एप्लीकेशन से दूसरी एप्लीकेशन के बीच में। ठीक है, यानी दो, एक होस्ट से दूसरे होस्ट में। तो इस तरीके से ये सब पहले से डिफाइंड है। और आपका जो प्रेजेंटेशन लेयर है उसमें क्या है,
HTML, डॉक फाइल, JPG, MP3, AVI, सॉकेट्स। तो ये जो मैं आपको ये अभी दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये ना थोड़े से याद रखनी पड़ेगी। जैसे अगर मेरे से बात करोगे तो मेरे को ये प्रोटोकॉल पोर्ट नंबर्स ऑटोमेटिकली याद हैं। तो अगर मेरे को कहीं पे कोई बोलता है कि IGMP या ICMP, तो मुझे पोर्ट नंबर याद है उसका। अगर मेरे को कोई बोलता है SNMP, तो मेरे को याद है उसका पोर्ट नंबर क्या है, ठीक है। FTP कोई बोलता है तो उसका पोर्ट नंबर मुझे याद है। तो ये चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी। और अगर नहीं भी याद रखनी होती, तो जब हम धीरे धीरे उसको समझेंगे और आगे प्रैक्टिकल्स करेंगे और काम करेंगे, तो आपको बार बार करने से वो याद हो जाएंगी, ठीक है। तो उसके बाद सेशन लेयर में देखो TCP, SIP, RTP, RPC, तो ये सब क्या है, सेशन लेयर, दोनों दो के बीच में सेशन बनाने के लिए। ट्रांसपोर्ट लेयर में TCP, UDP, SCTP, SSL, TLS जो आपका है ये, और SSL यानी सिक्योर सॉकेट लेयर, ठीक है। तो ये आपका ये सारे जो प्रोटोकॉल्स हैं ये ट्रांसपोर्ट लेयर में। बेसिकली हम लोगों को तो मोस्टली TCP, UDP से काम है। ये SCTP और ये सब जो है स्पेसिफिकली नोवल में काम आते हैं, और अदरवाइज यहाँ पे काम नहीं आते। और नेटवर्क लेयर में आप देख सकते हो IP, ARP, RARP, IPsec, ICMP, IGMP, OSPF। तो OSPF वैसे राउटिंग प्रोटोकॉल है, बट हमें IP, ARP से भी मतलब ARP एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, और RARP होता है रिवर्स एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। तो इन सब प्रोटोकॉल्स की बात करेंगे हम बीच बीच में, तो आपको और डिटेल में बताऊंगा साथ साथ। बट एक तरीके से आप यहाँ देख सकते हो कि हर लेयर में बहुत सारी चीजें हैं, ये भी कम है, अभी बहुत सारी चीजें हैं। तो डेटा लिंक लेयर में क्या होगा, मैक हो जाएगा, है ना, LLC यानी 802.11 वायरलेस का स्टैंडर्ड दे दिया, फाइबर का दे दिया, टोकन रिंग, PPP, HDLC, जो आपका हाई लेवल डेटा लिंक कंट्रोल, फ्रेम रिले। तो कुछ टेक्नोलॉजीज या कुछ चीजें तो इसमें लीगेसी भी हो चुके हैं जो अब यूज ही नहीं होती, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीजें हैं। फिजिकल लेयर में आपके जितने पोर्ट हैं, पोर्ट नंबर हैं, सॉरी पोर्ट कह रहा हूँ, ये जो क्या बोलते हैं इसको, जो आपका पोर्ट यानी ये जो इसकी जो कनेक्टर सॉरी कनेक्टर्स हैं जितने, वो सारी चीजें आ जाएंगी यहाँ पे। कौन कौन से होते हैं, किस टाइप के होते हैं, वायरलेस का स्टैंडर्ड आ जाएगा, वो सारी चीजें। सिर्फ एक आइडिया देने की कोशिश है ताकि आपको ये सब चीजें याद हो जाए, ठीक है। अब ये देखो इसमें भी वही चीज लिखी है, एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन, इसको सबको इकट्ठा करके बोल दिया, POP3 DNS ये सब बोल दिया। ट्रांसपोर्ट में TCP, UDP, नेटवर्क लेयर में IP, ICMP, RARP, DSCP, डेटा लिंक में आपने इसने डेटा लिंक और इसको जोड़ के इकट्ठा बोल दिया। तो ये सारी चीजें उसी चीजों की बात हो रही है। देखो ये भी सब यहाँ पे वही बात कर रहा है। नेटवर्क एक्सेस टू एप्लीकेशन, एग्जांपल वेब ब्राउजर, है ना, टाइप ऑफ डेटा, HTTP इंक्रिप्शन, स्टार्ट एंड टू एंड सेशन, आल्सो कीप आइसोलेटेड, डिफाइन पोर्ट एंड रिलायबिलिटी, लॉजिकल और IP एड्रेसिंग, स्विचेस, MAC एड्रेस, केबल, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। तो बोलने का तरीका है, यहाँ पे देखो एप्लीकेशन पे HTTP, FTP, SMTP, प्रेजेंटेशन में JPEG, GIF, MPEG, MPP, MP4, ठीक है, वीडियो, MOV, वो फाइल्स जो होती हैं जितनी भी टाइप होते हैं। सेशन लेयर में आपका सेशन बन रहा है। अब एप्पल के कंप्यूटर आते हैं तो एप्पल टॉक यूज होता है स्पेसिफिकली उसके अंदर, ठीक है। तो ये हो गया ट्रांसपोर्ट लेयर में TCP, UDP, SPX होता है सिक्वेंशियल पैकेट एक्सचेंज, तो ये भी नोवल नेटवेयर में यूज होता था पहले, लीगेसी हो चुका है अब। नेटवर्क लेयर में IP, ICMP, IPX, ICMP पिंग जब हम करते हैं ना, तो उसके पीछे पिंग करने के पीछे जो प्रोटोकॉल काम करता है वो आपका ICMP होता है, इंटरनेट कनेक्शन मैसेजिंग प्रोटोकॉल, ठीक है। तो जब हम पिंग करते हैं एक कंप्यूटर को, गूगल को पिंग कर रहे थे हम लोग, Amazon को पिंग कर रहे थे, तो उसके पीछे जो प्रोटोकॉल काम करता है ना, वो ICMP काम करता है। कौन सी लेयर में काम करता है, नेटवर्क लेयर में, ठीक है। IPX होता है इंटरनेटवर्क पैकेट एक्सचेंज, SPX, IPX दोनों ही नॉर्मल नेटवर्क के हैं, ये भी लीगेसी हो चुके हैं। डेटा लिंक लेयर में स्विच, ब्रिज, ईथरनेट, MAC एड्रेस, वो सारी चीजें आपकी यहाँ आ जाएंगी, ठीक है। और फिजिकल लेयर में हब, रिपीटर, ये सब चीजें आपकी कहाँ आ जाएंगी, फिजिकल लेयर में, ठीक है। तो ऐसे ही ये प्रोटोकॉल्स हैं, बार बार वही बात दोहराई जा रही है अलग अलग तरीके से, ठीक है। देखो जगह और डिटेल में दिया हुआ है ये। तो ये सारी जो आपको अभी मैं फोटोज दिखा रहा हूँ ये मैं आपको दे दूंगा, ताकि आप लोग तो अपने पास से भी चेक कर सको दोबारा, ठीक है। ये देखो यहाँ पर इन्होंने TCP IP और OSI मॉडल को और DoD मॉडल को थोड़ा वो किया। DoD और TCP जैसे मैंने बोला था कि मॉडल है, तो TCP IP मॉडल सिर्फ, ये देखो फर्क क्या है, कुछ भी नहीं, सेम ही है, बस उसमें इन तीनों लेयर को प्रोसेस एप्लीकेशन लेयर बोलते हैं TCP IP मॉडल में, या DoD मॉडल, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस मॉडल, और ट्रांसपोर्ट लेयर को होस्ट टू होस्ट बोलते हैं, नेटवर्क लेयर को इंटरनेट बोलते हैं, और डेटा लिंक और फिजिकल को मिला करके नेटवर्क एक्सेस बोल देते हैं। तो उसमें सिर्फ एक्चुअल रियल में यही इतनी लेयर होती हैं, 1 2 3 4 लेयर होती हैं, बट हमने उसको 7 लेयर में तोड़ा हुआ है ताकि हमको और अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। एक्चुअल में ये 4 ही लेयर होती हैं आपका
जो रियल में बेसिकली काम करती हैं। बट हमारा जो पैकेट डिवाइड होता है ना वो इन्हीं के लेयर के हिसाब से होता है, यानी कि जितने भी हम टूल से कैप्चर करते हैं ना वो हमको इसी के हिसाब से दिखाई देगा पैकेट। ठीक है, तो वही चीजें हैं दोबारा तो ये आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ ताकि आपको समझ में आए। कौन भाई गेम खेल के बैठे आवाज जो भी बोल रहा है उसकी आवाज नहीं आ रही है बच्चे। पबजी खेल के इंटरनेट खत्म कर लिए हैं। मैं आपको ऑडियो भाई जो भी बोल रहा है उसकी आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, एक सेकेंड मैं जो है वॉइस शेयर कर दूं पहले आपके साथ, शेयर साउंड। अब पहले ही वीडियो देख लो, जो भी बोल रहा है बाद में बोलना। ठीक है, तो समझ आएगा। अंग्रेजी में बोलेगा लेकिन ज्यादा सिंपल अंग्रेजी में। But if one computer is based on Microsoft Windows and the other one has Mac OS installed, then how these two computers are going to communicate with each other? In order to accomplish successful communication between computers or networks of different architectures, 7-layered OSI model or Open System Integration तो ये तो मैंने आपको बताया था कि work. But कि जो अगर डिफरेंट, पहले अगर पुरानी बात करें ना, तो पहले आईबीएम के कंप्यूटर होते तो सारे आईबीएम का ही लगाने पड़ते थे, मतलब कीबोर्ड भी आईबीएम से आएगा, और एचपी के होते तो एचपी के ही लगाना पड़ेगा सब कुछ। ठीक है, मतलब वो पहले से, और उन्हीं के कंप्यूटरों की नेटवर्किंग होती थी, मतलब खाली आईबीएम के कंप्यूटर की नेटवर्किंग एक साथ होगी, एचपी वाले आईबीएम वाले कंप्यूटर से बात नहीं करेंगे। बट आज की डेट में तो ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी कंपनी का कंप्यूटर हो, इवन विंडोज एप्पल का कंप्यूटर भी होगा, मैक भी होगा, तब भी हम विंडोज से कम्युनिकेट कर सकते हैं उसको। ठीक है, तो वो सब काम हम कर सकते हैं। लेकिन पहले के टाइम पे ऐसा नहीं था, पहले के टाइम पे डिफरेंट जो कंपनी के कंप्यूटर थे आपस में कम्युनिकेट नहीं करते थे, क्योंकि वो सही मॉडल नहीं था, यानी कि एक स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसीजर नहीं था सबके लिए। वो सब अपना अपना खुद का फॉलो करते थे। आईबीएम कहती थी हमारे पास खुद का मॉडल है, हमारे कंप्यूटर उस तरीके से बात करते हैं। एचपी कहती थी हमारा खुद का मॉडल है, वो उस तरीके से बात करते हैं। लेकिन हर कंपनी का अपना मॉडल की बजाय एक स्टैंडर्ड बना दिया ओएसआई मॉडल, ताकि कोई भी कंपनी का कंप्यूटर एक दूसरे से कम्युनिकेट करने की, इजीली कम्युनिकेट कर पाए, तो एक स्टैंडर्ड बना दिया था उन्होंने। if one computer is based on Microsoft Windows and the other one has Mac OS installed, then how these two computers are going to communicate with each other? In order to accomplish successful communication between computers or networks of different architectures, 7-layered OSI model or Open System Interconnection model was introduced by International Organization for Standardization in 1984, containing application layer, presentation layer, session layer, transport layer, network layer, data link layer, and physical layer. Note that each layer is a package of protocols. If I say application तो हर एक लेयर में अपने अपने प्रोटोकॉल्स हैं, वो मैंने आपको बताया अभी। layer, then it does not mean that it includes computer applications like Chrome, Firefox, etc. But it includes application layer protocols that are needed to make these applications work correctly in a network or internet. Let's start with the topmost layer, application layer. Application layer is used by network applications. Network application means computer applications that use internet like Google Chrome, Firefox, Outlook, Skype, etc. Web browser is a network application running in your PC. It does not reside in the application layer, but it uses application layer protocols, HTTP or HTTPS, to do web surfing. Not only web browser, but all network applications including Outlook, Skype, etc. all are dependent on application layer protocols to function. There are dozens of application layer protocols that enable various functions at this layer. All ठीक है, तो ये HTTP, HTTPS, FTP, NFS, नेटवर्क फाइल सिस्टम, ठीक है, DHCP, डायनेमिक होस्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल, टेलनेट, NNTP, नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल, NNTP आपका, ठीक है। तो बहुत सारे SNMP, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं, हर प्रोटोकॉल का अपना अपना काम है अलग अलग। ठीक है, जैसे SMTP का होता है आपका, SMTP नहीं लिखा इसमें, SMTP का मेल के लिए होता है, HTTP का ब्राउजिंग के लिए होता है, FTP का
हमारे को फाइल भेजने के लिए यूज होता है, DHCP का डायनेमिक आईपी प्रोवाइड करने के लिए होता है, टेलनेट किसी का रिमोट लेने के लिए यूज होता है। ये सर हर के सब अलग अलग ऐप पर चलते हैं ना, ये सब अलग अलग ऐप के लिए है ना? हाँ, एप्लीकेशन तो अलग हाँ अलग जी होगी भाई। सबकी, लेकिन वो जैसे ये हर एक अ- की अपनी अपनी एप्लीकेशन होगी और उसका अपना अपना प्रोटोकॉल है। ओके, जैसे HTTP है, HTTPS, ये कौन कौन से उस पर चलते हैं? ब्राउजर पे चलेंगे, है ना, ओके। ब्राउजर के हैं, FTP फाइल के लिए है, SNMP आपका नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल है, टेलनेट आपका रिमोट लेने के लिए है, DHCP आईपी प्रोवाइड करने के लिए है। ठीक है, इस तरीके से। Sir, port numbers on which layer it will come? पोर्ट नंबर बच्चे इन एप्लीकेशंस के होते हैं, जो ये जो प्रोटोकॉल्स है ना, इनके खुद के प्रोटोकॉल्स हैं, नंबर्स हैं। जैसे HTTPS का क्या है 80, HTTPS का क्या है 443, FTP का क्या है 2021, ठीक है, SNMP का क्या है 69, टेलनेट का क्या है इस तरीके, DHCP का क्या है 68। तो इस तरीके से अलग अलग पोर्ट नंबर पहले से डिफाइंड है, वो हमें याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि ये हमने नहीं डिफाइन किए। ये दो पोर्ट नंबर आपके वेल नोन पोर्ट नंबर होते हैं। वेल नोन पोर्ट नंबर मतलब 1 से लेकर 1024 के बीच में जितने पोर्ट नंबर हैं वो सारे वेल नोन पोर्ट नंबर है, मतलब वो पहले से डिफाइन करे हुए हैं। हर एप्लीकेशन को, किसी ना किसी एप्लीकेशन को कोई ना कोई पोर्ट नंबर दिया हुआ है। कब दिया? जब इन्होंने वो एप्लीकेशन बनाई, उसका इस्तेमाल पहले से डिफाइंड है, तो वो हमें याद रखने पड़ते हैं पोर्ट। So port also will be used in application layer on the right. करेक्ट करेक्ट, हर पोर्ट का अपना अपना पोर्ट नंबर है, हर एप्लीकेशन। Okay, got it. These protocols collectively form application layer. These protocols form the basis for various network services like file transfer, web surfing, emails, virtual terminals, etc. File transfer is done with the help of FTP protocol. Web surfing is done with the help of HTTP or HTTPS protocol. For emails, SMTP protocol is used, and for virtual terminals, Telnet is used. So, application layer provides services for network applications with the help of protocols to perform user activities. Next to application layer is presentation layer. Presentation layer receives data from application layer. This data is in the form of characters and numbers. Presentation layer convert these characters and numbers to machine understandable binary format. For example, conversion of ASCII to ABCD code. This function of presentation layer is called translation. Before data is transmitted, presentation layer reduces the number of bits that are used to represent the original data. This bit reduction process is called data compression, and it कंप्रेशन हो गया डेटा की, इंक्रिप्शन हो गया, वो कौन करेगा? प्रेजेंटेशन लेयर, क्योंकि वो इतनी सारा डेटा इकट्ठा नहीं भेज सकता, उसको छोटा कर देता है। ठीक है, क्योंकि उसमें सर मेरे नाम की ना 5 वो आ रहे हैं लिखे हुए। क्या चीज? सर 4-5 वो आ रहे हैं मेरे लिखे हुए मेरे नाम से। सर क्लास ज्वाइन कर रखा है मेरे नाम से। कहाँ आ रहा है? देखो सर। हाँ, आ तो रहा है। हाउ इट इज पॉसिबल? लेट मी रिमूव। एक पे तो तुम्हारी फोटो लगी है, ये फोटो किसकी है? पता नहीं सर किसकी है। हैक हो गया तुम्हारा सिस्टम। मैंने रिमूव कर दिया फिलहाल तो, बाकी जो होगा अपने आप दोबारा ज्वाइन करेगा। सर लगता है कोलिजन हो गया। कोलिजन नहीं बच्चे, इसको हैकिंग बोलते हैं। चलो खैर कंटिन्यू करते हैं। can be lossy or lossless. Data compression reduces the amount of space used to store the original file. As the size of file is reduced, it can be received at destination in a very less time. That is, data transmission can be done faster. Thus, data compression is very helpful in real-time video and audio streaming. तो डेटा कंप्रेशन क्यों जरूरी है? क्योंकि जो आपकी बड़ी फाइल थी ना, उसको कंप्रेस करके भेजेगा, ताकि जो है ना वो फाइल आराम से जा सके, कम टाइम लगे उसको। जब ऑडियो वीडियो जाना है तब वो आराम से जाएगा, है ना। तो वो सब इसलिए क्या, प्रेजेंटेशन लेयर उसको कंप्रेस कर देती है। To maintain the integrity of data before transmission, data is encrypted. Encryption enhances the security of sensitive data. At sender side, data is encrypted, and at receiver side, data is decrypted. SSL protocol or Secure Sockets Layer Protocol. इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन भी कहाँ होगी? आपकी प्रेजेंटेशन लेयर में डेटा की, क्योंकि वो क्या करेगा, ताकि जो है वो इनक्रिप्ट हो जाए, यानी उसको इंक्रिप्शन का मतलब है उसको एक कोड में बदल देगा, वही
जैसे हमारा CRC करता है। CRC हमारा इसलिए करता है कि तार में जब डेटा गया तो ठीक रहे, ये इसलिए कर रहा है कि मेरा डेटा प्रॉपर ही ठीक रहे ऊपर से, है ना, जब वो उसको भेजने की कोशिश कर रहा है। Is used in presentation layer for encryption and decryption. So, presentation layer performs three basic functions: translation, compression, and encryption decryption. Now, session layer. Suppose you have planned for a party. You have hired a few helpers, ensuring that each activity runs smoothly. Helpers will help you in setting up, assisting, cleaning, and then closing the party. Same is the case with session layer. Session layer helps in setting up and managing connections, enabling sending and receiving of data, followed by termination of connections or sessions. Like you hired some helpers for your party, session layer 2 has its own helpers called APIs or application programming interfaces. NetBIOS or Network Basic Input Output System is an example of APIs which allows applications on different computers to communicate with each other. Just before a session or a connection is established with the server, server performs a function. है ना, आपका NetBIOS क्या है कि एक प्रोटोकॉल है जो सिर्फ API में यानी एप्लीकेशन प्रोग्रामेबल इंटरफेस यानी जो आपकी GUI होती है ना, जो एप्लीकेशन होती है उसके अंदर काम करता है, ताकि वो ये ध्यान रखे कि मेरे को एक सेशन से दूसरे सेशन, जैसे हमने उसका एग्जांपल लिया कि एक बैंक की वेबसाइट है, उसके ऊपर मैं लॉगिन कर रहा हूँ, तो वो जो बैंक की वेबसाइट पे जो लॉगिन करके जो एप्लीकेशन काम कर रही है वो उसके सेशन का ध्यान रखेगी। Called authentication. Authentication is the process of verifying who you are. तो यहाँ पर क्या है, आपका सेशन लेयर में ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन भी काम करती है, ठीक है। AAA मैं बाद में भी समझाऊंगा आपको आगे। AAA होता है ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन एंड अकाउंटिंग। AAA वो स्पेसिफिकली क्या करता है कि एग्जैक्टली आपने जब एक्सेस किया है, कि आपने जो एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो, क्या आपका यूजर नेम पासवर्ड सही है, मतलब आप जेन्युइन बंदे हो जिससे एक्सेस करने की कोशिश हो रही है, कहता ठीक है ये पास हो गया। उसके बाद वो ऑथराइजेशन करेगा कि आपको किस टाइप का एक्सेस मिला है। अब आपने अपनी आईडी से लॉगिन किया बैंक की वेबसाइट पे, तो ऐसा थोड़ी ना कि आप बैंक के मैनेजर बन जाओगे, क्योंकि आपको तो एंड यूजर हो तो आपको अपना अकाउंट दिखाई देगा, ये थोड़ी ना सबके अकाउंट दिखाई देने लगे। लेकिन अगर मैनेजर लॉगिन करेगा अपनी आईडी से तो उसको सारी चीजें दिखाई देंगी। तो उसमें क्या है कि जो यूजर आईडी यूज हो रही है वो ऑथोराइज्ड कितनी है, यानी किस लेवल पे ऑथोराइजेशन है उसको, ठीक है, तो किस लेवल पे उसको कौन सा किस टाइप का एक्सेस मिला हुआ है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक घर का ओनर है, वो घर के अंदर कुछ भी कर सकता है, यानी उसके पास सारा एक्सेस है। लेकिन जो एक बंदा जो सिर्फ गेस्ट है उसको सारा एक्सेस नहीं है, उसके पास सारी चाबी भी नहीं है, उसके पास लिमिटेड एरिया की एक्सेस है। तो सिमिलरली जब आपका जो ये जो वेबसाइट से सर्वर जो हमारा जो, जैसे हमने एग्जांपल लिया था बैंक का, कि बैंक आपका जुड़ेगा इधर से उधर, एक वेबसाइट है जो आपकी बैंक के सर्वर पे चल रही है उससे कनेक्ट होगा, तब वो क्या करेगा, ऑथेंटिकेशन चेक करेगा कि जिस यूजर से लॉगिन कर रहे हो क्या वो सही है कि नहीं है। फिर उसके बाद ऑथोराइज करेगा कि हाँ आपको इस टाइप का इस लेवल का एक्सेस प्रोवाइड होता है, ताकि आप इस लेवल के एक्सेस के ऊपर अपनी चीजें देख पाओ। सर एक चीज पूछना है and a password. हाँ जी सर, एक चीज पूछना है कि जैसे सर कुछ ऑर्गेनाइजेशन की जो अपनी एपीआई जो देते हैं मैनेज करने के लिए करके, तो वो एपीआई लेकर के इसी लेयर पे मैनेज होती हैं, चाहे वो क्रेडेंशियल लेकर का हो या आईडी वगैरह का। करेक्ट। सेशन लेयर सेशन बनाती है जो जी जी। लेकिन जो AAA आपका वो तो अपने लेवल पे एप्लीकेशन के लेवल पे यूज, तो जो एपीआई जो उनको देती है, जैसे कि व्हाट्सएप अपना भी एपीआई निकालता है ताकि आप व्हाट्सएप बिजनेस में चेंजिंग कर सके, जो अगर आपको नहीं अवेलेबल है तो आप बना सके, तो इसी लेयर पे होता है। करेक्ट। ओके सर। Once entered username and password are matched, a session or a connection is established between your computer and the server. After authenticating the user, authorization is checked. Authorization is the process used by server to determine if you have permission to access a file. If not, you will get a message saying you are not authorized to access this page. Both of these functions, authentication and authorization, are performed by session layer. Session layer keeps a track of the files that are being downloaded. For example, a web page contains text, images, etc. These text and images are stored as separate files on the web server. When you request a website in your web browser, your web browser opens a separate session to the web server to download each of these text and image files separately. These files are received in the form of data packets. Session layer keeps a track of which data packet belongs to which file, either text file or image file.
and tracks where the received data packet go. In this case, it goes to web browser. That is, session layer helps in session management. So, session layer helps in session management, authentication and authorization. Your web browser performs all functions of session, presentation and application layer. Layer below session layer is transport layer. Transport layer controls the reliability of communication through segmentation, flow control and error control. In segmentation, data received from session layer is divided into small data units called segments. Each segment contains a source and destination port number and a sequence number. Port number helps to direct each segment to the correct application, and sequence number helps to reassemble segments in the correct order to form correct message at the receiver. In flow control, transport layer controls the amount of data being transmitted. Consider our mobile is connected to a server. Suppose server can transmit data maximum at 100 Mbps and our mobile can process data maximum at 10 Mbps. Now we are downloading a file from the server, but server starts sending data at 50 Mbps, which is greater than the rate our mobile can process. So mobile phone with the help of transport layer can tell the server to slow down data transmission rate up to 10 Mbps so that no data gets lost. Similarly, if ये जो फ्लो कंट्रोल है इसकी हम आगे भी बात करेंगे प्रॉपर्ली, बट यहाँ पर यही मतलब है फ्लो कंट्रोल का कि आपका जो डेटा जा रहा है, अगर मान लो एक सोर्स है वो ज्यादा तेज भेज पा रहा है और जो रिसीवर है वो उसको रिसीव नहीं कर पा रहा, कहने का मतलब मैं बहुत सारी चीजें जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ और आपको नहीं समझ आ रही है, लेकिन जिस स्पीड में मैं बोल रहा हूँ आपको उस स्पीड पे समझ नहीं आ रही है, तो या तो आप मुझे बताओगे कि सर जो है ना थोड़ा धीरे बोलो या थोड़ा स्लो बोलो ताकि मेरे को समझ आए, तो मैं धीरे अगर बोलूंगा तो आपको समझ आएगी। तो कहने का मतलब ये क्या करता है, स्लो डाउन करवाता है, फ्लो का कंट्रोल रखता है कि कितने पैकेट में भेजूं सामने वाले को समझ आ जाए, फिर दोबारा पैकेट में कितने भेजूं कि सामने वाले को समझ आ जाए। तो वो काम फ्लो कंट्रोल जहाँ पे हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है, आपका ट्रांसपोर्ट लेयर पे हो रहा है। फ्लो कंट्रोल, एरर कंट्रोल, ठीक है, फ्लो कंट्रोल और एरर कंट्रोल आपका ट्रांसपोर्ट लेयर पे होता है स्पेसिफिकली, कि ताकि आपके कैसे, और इसके फ्लो कंट्रोल, बफरिंग, विंडोइंग के बारे में हम आगे भी बात करेंगे, वो थोड़ा और डीप है, लेकिन यहाँ पर फ्लो कंट्रोल का स्पेसिफिकली यही मतलब है कि जिस स्पीड पे मैं भेज रहा हूँ उस स्पीड पे वो रिसीव कर भी पाता है या नहीं। server is sending data at 5 Mbps, mobile phone tells the server to increase data transmission rate to 10 Mbps to maintain system performance. Transport layer also helps in error control. If some data does not arrive the destination, transport layer uses automatic repeat request schemes to retransmit the lost or corrupted data. A group of bits called checksum is added to each segment by the transport layer to find out received corrupted segment. Protocols of transport layer are Transmission Control Protocol or TCP and User Datagram Protocol or UDP. Transport layer performs two types of services: connection-oriented transmission and connectionless transmission. Connection-oriented transmission is done via TCP, while connectionless transmission is done via UDP. UDP is faster than TCP because it does not provide any feedback whether data was really delivered, whereas TCP provides a feedback. Therefore, lost data can be retransmitted in TCP. UDP is used where it does not matter. सर 2-3 बंदे मतलब निकल गए, वो बोल रहे हैं कि मतलब हम ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं क्लास। सर जो यूआरएल यूज करे ज्वाइन करने, उसमें यूनेम स्पेसिफाइड मोहम्मद फरहान था, उसकी वजह से ये एरर हो रहा, और एल्स आई थिंक दोस आर वैलिड गाइस। उनको बोलो ज्वाइन करने के लिए, मैंने यहाँ से तो वो नहीं कर रखा, रिमूव ही किया था, दोबारा ज्वाइन कर सकते हैं खाली वो। सर उसमें ये एरर आ रहा है, मतलब you are unable to rejoin this meeting because you you are remove by presently removed host. by the host. Sir, showing message show कर रहा है you removing by host. अच्छा सर आई थिंक वो टेक्निकल सपोर्ट को कांटेक्ट करना पड़ेगा बिकॉज इट्स अ सिक्योरिटी फीचर इट सीम्स सिंस यू रिमूव। वो मेरे नाम पे कैसे आ रहे थे, मसला ये है। भाई आपने आपके नाम का लिंक शेयर किया ना उनके साथ, आपके नाम का यूआरएल आप शेयर करें ना, उसमें यूनेम आपका है, यूजर नेम आपका है, तो उसकी तरफ से वो यूआरएल से लोग के नेम में भी आपका ही नेम आ गया। अच्छा, तो ये तो मुझे नहीं बताया इन्होंने कि इन्होंने शेयर किया उनको।
सर वो बोल रहे थे कि मतलब हमारा लिंक नहीं चल रहा है, तुम भेज, मतलब कोई भेज दो। मैंने भेज दिया सर। सर मैंने तो नेटवर्किंग एप्लीकेशन पे हूँ तो उस पे पता चल जाता है। जो पोर्टल लिंक दिया है सर वहीं से सब ज्वाइन करेंगे तो सबको, आप जब क्लास चालू करते हो तो वहाँ इंडिकेशन आ जाता है ज्वाइन लाइव करते। हाँ वहां पे तो आ जाता है, वही मैं बोल रहा हूँ। वही बेस्ट है। स्टीरियो चलो एक काम करते हैं, इसको कंटिन्यू करेंगे कल, ठीक है? आज इतना ही रखते हैं। सर एक क्वेश्चन हमारे पास री वॉच कर लेंगे इसको, ताकि आपको एक बार और क्लियर हो जाए। सर एक चीज पूछना था। हाँ जी हाँ जी। सर जबकि हम अगर पिंग करते हैं जैसे विंडोज में तो 4 बार वो पिंग का दिखाता है क्या आईपी के साथ, उसके बाद कहता है कि 100% पैकेज सेंड और रिसीव, तो वो 4 बार जो सर जो दिखाता है जो पिंग का स्टेटस, तो उसका सर मतलब क्या होता है? किन किन सेगमेंट को सर चेक करता है वो? बस वो 4 बार पिंग करता है और कुछ नहीं। 4 बार की बजाय आप 10 बार भी पिंग कर सकते हो उसको। लाइनक्स में तो सर कंटिन्यूअसली करता रहता जब तक हम हटा दें तब तक, लेकिन विंडोज में 4 बार के बाद बंद हो जाता है। आप पिंग लिख के जो भी आईपी या जिसको भी पिंग टी करोगे तो भी कंटिन्यू करेगा वो। ठीक है सर। आगे बहुत सारी चीजें होती हैं तो उसमें आप बढ़ा सकते हो, उसका साइज बढ़ा सकते हो, उसके कितनी बार पिंग करे वो भी बढ़ा सकते हो। तो वो उसका विंडो का फीचर है बाय डिफॉल्ट कमांड प्रॉम्प्ट का, कि वो जब पिंग करते हो तो बाय डिफॉल्ट 4 बारी पिंग करते हो। 4 बार पैकेट भेज के चेक करते हैं। ठीक है सर। सर आपने अभी एक मेंशन किया कि एफसीएस एरर। हेलो, तो ये क्या है एफसीएस एरर, क्या होता है सर? इससे पहले भी हमने मेंशन किया था आपने कि सीआरसी एरर, तो वो भी थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन था, अच्छा आपने बताया मुझे। लेकिन अब यहाँ पे एक हमारा कि एफसीएस एरर, तो डिफरेंस क्या है दोनों में, एफसीएस और सीआरसी एरर में? क्या बोला आशुतोष, दोबारा बोलो, समझ नहीं आया। एक सर आपने बताया टर्म के सीआरसी एरर, ठीक है, जैसे कि हम कोई डाटा भेजते हैं और रिसीवर एंड पे कंप्लीट डेटा हमारा रिसीव नहीं होता है, ठीक है। अभी उसके बाद आपने एक टर्म यूज किया है कि एफसीएस एरर। कौन सा? फाइल चेकर सीक्वेंस। एफसीएस, करेक्ट सर। तो ये क्या होता है सर, और ये कब हैपन होता है? वो भी वही है बच्चे, वो उसकी सीक्वेंस चेक करता है। फाइल चेकर सीक्वेंस का मतलब वही है कि वो उसकी सीक्वेंसिंग चेक करता है कि सही से सीक्वेंस में लग के आया डेटा या कौन सा था कौन सा नहीं था, वो चेक करता है वो। सर ये हमारे वैन मतलब केबल पे हैपन होती है या फिर हमारे पर्टिकुलर राउटर होती है? एफसीएस तो आपका बच्चे उसी में काम करता है ना, ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम करता है, ये सॉरी ये सेगमेंटेशन लेयर पे काम करता है आपका, और डेटा लिंक लेयर पे भी काम करता है। डेटा लिंक लेयर पे आपका एफसीएस होता है स्पेसिफिकली, जो सिर्फ फाइल की सीक्वेंस को चेक करता है कि हाँ जो सीक्वेंसिंग लगा के भेजी थी हमने वो डेटा लिंक लेयर पे काम हो रहा है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि हमारे लैन पे ये एफसीएस एरर आता है कि नहीं, बोल सकते हैं हम इसे ऐसे? लैन पे एफसीएस आ सकता है, हाँ बोल सकते हो ऐसे, बट स्पेसिफिकली वो डेटा लिंक लेयर पे काम करता है। तो डेटा लिंक पर काम करते तो फिर वहाँ पर राउटर, मेरा कहना है कि ये सर क्या ये राउटर पे होता है या फिर किसी लैन पे, ये नहीं जानना चाहता था। और ये होता तो क्यों होता है ये आपका पैकेट्स के साथ हो रहा है, यानी कि जो उसने भेज रहा है ना ऊपर से, जो नेटवर्क लेयर के बाद तो पैकेट बन गया ना, पैकेट बनने के बाद जो उसके बाद जो फ्रेम बना रहे हैं वो उस फ्रेम के साथ हो रहा है एक्चुअली में, तो के साथ फ्रेम की एफसीएस है कि फ्रेम पूरा नहीं हो जाए, उसकी सीक्वेंस सही थी नहीं सही थी, वो फ्रेम के लिए है बेसिकली। तो फ्रेम तो सर अपना डेटा लिंक लेयर पे ही होती है ना, डेटा लिंक लेयर को भी खोल सकते हैं। करेक्ट। तो गाइस को कंटिन्यू करते हैं कल, और इसी को वीडियो को दोबारा से भी देखेंगे एक बारी, ताकि आप लोगों को और क्लियर हो जाए। ठीक है ठीक है, ओके गाइस, देन टेक केयर, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट सर।